हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज की वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 6th की हिस्ट्री के बुक का चैप्टर 10 देखेंगे, एज ऑफ रीजनल किंगडम। तो लास्ट चैप्टर है ये हमारी बुक का। तो ये इसमें जो है, इससे पहले जो है हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में देख लिया था हमने। बहुत बड़े बड़े जो किंग्स हैं, किंग अशोक के बारे में हमने देखा, चंद्रगुप्ता के बारे में देखा, समुद्रगुप्ता के बारे में देखा, बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट किंग्स हुआ करते थे उस समय उनके बारे में देखा। ठीक है, तो अब हम आगे देखेंगे जो रीजनल किंगडम्स है। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी के बाद, ठीक है, गुप्ता का जो रूल्स, गुप्ता रूलर का जो रूल था उसके बाद जो है, जो किंगडम जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया और उसमें जो रीजनल क्षेत्रीय जो किंगडम्स थे, ठीक है, किंगडम मतलब साम्राज्य, क्षेत्रीय साम्राज्य जो है वो कैसे, कौन से हुए करते थे, कैसे हुए करते थे, उनमें कौन से इंपॉर्टेंट राजा थे, उनके बारे में हमको देखना है। तो ये जो रीजनल किंगडम्स वाला जो पीरियड है ये 500 AD से लेके 700 AD तक का ड्यूरेशन है। तो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता एम्पायर, नॉर्दर्न इंडिया ब्रोक अप इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम। तो जैसे ही जो गुप्ता एम्पायर जो है वो क्या है, खत्म हो गया। ठीक है, उसमें कोई अच्छा ताकतवर जो है रूलर नहीं रहा। तो जो नॉर्दर्न इंडिया है वो किस में टूट गया, छोटे छोटे जो साम्राज्य है उसमें टूट गया। ऑन द वन हैंड सम न्यू किंगडम्स केम अप, ऑन द अदर हैंड दोस किंगडम्स व्हिच वर अंडर द अथॉरिटी ऑफ गुप्ता किंग्स डिक्लेयर देमसेल्फ इंडिपेंडेंट। तो एक साइड में क्या हुआ, एक तरीके से क्या हुआ कि जो छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है, वो आ गए, वो बन के आ गए, वहां पे कोई राजा, एक राजा बन गया और वो जो किंगडम है वो एक नया राज्य बन गया। ठीक है, तो दोस किंगडम्स वेयर अंडर द अथॉरिटी ऑफ गुप्ता किंगडम। और जो किंगडम जो गुप्ता किंग्स के अंडर हुआ करते थे वो अपने आप को क्या है, अलग से एक इंडिपेंडेंट है ना, एक अलग से साम्राज्य जो है अपने आप को घोषित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले देखा था कि बहुत सारे जो किंगडम्स है ना, उसको गुप्ता जो रूलर्स है वो जीत जाते थे, उसके बाद उनको वापस दे देते थे और वहां से उनको ट्रिब्यूट वगैरह मिलता था, लेकिन वो क्या है, उसको इंडिपेंडेंटली रूल करते थे। तो यहाँ पे जो वो जो उस तरीके के जो राज्य है वो क्या है, गुप्ता रूलर्स के अंडर जो हुआ करते थे वो अब क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब स्वतंत्र हो गए। देयर वेर फ्रीक्वेंट वॉर्स अमंग दीज किंगडम्स टू इंक्रीज सॉवरेनिटी। और ये जो छोटे छोटे किंगडम्स हैं इनके बीच में फ्रीक्वेंट मतलब लगातार, मतलब हमेशा जो है क्या होती थी लड़ाइयाँ होती थी, ताकि वो जो अपना जो किंगडम है ना, अपना जो साम्राज्य है उसको बढ़ा सके और अपने आप को जो है बहुत ज्यादा सर्वोच्च सत्ता वाला बना सके। ठीक है, मतलब ये बता सके कि हमारे पास बहुत सारी सत्ता है, इसीलिए। ठीक है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सर्वोच्च सत्ता। इन दिस पीरियड वर्धानास इन नॉर्दर्न चालुक्य एंड पल्लवास और साउथ गेट इंपॉर्टेंस। और ये जो पीरियड है 500 AD से लेके 700 AD के बीच का जो समय है, इस समय जो है वर्धानास, नॉर्थ इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट रूलर से, वर्धाना इन नॉर्थ है ना, इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, और चालुक्य और पल्लवास जो है साउथ में इंपॉर्टेंस है। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू रेड अबाउट देम। और इसमें जो है हम इन जो रूलर है उनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे हमको देखना है हर्षवर्धना के बारे में, 606 AD से लेके 647 AD तक। तो यहाँ पे पिक्चर दी गई है ये जो किंग हर्षवर्धना है उनकी, और यहाँ पे एक स्टैच्यू भी है उनका। आफ्टर 100 years आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ गुप्ता डायनेस्टी न्यू किंगडम इमर्ज्ड। तो यहाँ पे 100 साल गुप्ता एम्पायर के डिक्लाइन के बाद, खत्म होने के बाद 100 साल के बाद जो है एक नया किंगडम उभर के आया। तो उसका क्या नाम था, हर्षवर्धना वर्धना डायनेस्टी, और उसके इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे, हर्षवर्धना। तो थानेश्वर वाज नियर दिल्ली वाज इट्स कैपिटल। और जो दिल्ली के पास थानेश्वर करके जगह है वो उसका कैपिटल हुआ करता था। द किंगडम एज फेमस किंग हर्षवर्धना। और ये जो किंगडम है उसका मुख्य राजा कौन था, फेमस प्रसिद्ध राजा कौन था, हर्षवर्धना। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज हर्षा। और उन्हें और क्या बोला जाता था, हर्षा भी बोला जाता था। अराउंड 606 AD ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ थानेश्वर। तो 606 AD में उनको क्या है, राजगद्दी मिली थानेश्वर की। ठीक है, असेंडेड टू द थ्रोन मतलब राजगद्दी में बैठना। ही वॉज अ पावरफुल किंग लाइक गुप्ता रूलर्स एंड ट्राई टू एस्टेब्लिश अ ह्यूज एम्पायर। तो ये भी जैसे गुप्ता रूलर्स हुआ करते थे वैसे ही ये बहुत ही पावरफुल किंग हुआ करते थे। ठीक है, पावरफुल मतलब एकदम ही जिसके पास मतलब बहुत शूरवीर किंग हुआ करते थे। और वो क्या क्या कोशिश करते थे कि अपना जो एम्पायर है उसको बहुत बढ़ा सके। ही कॉन्कर मोस्ट ऑफ द किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। और उन्होंने क्या है, बहुत सारे जो राज्य है, छोटे छोटे राज्य थे नॉर्थ इंडिया के, उसमें अपना कब्जा जमा लिया। ही लेड अ कैंपेन इनटू साउथ बट वाज डिफीटेड बाय चालुक्यन रूलर पुलकेशिन टू। और उन्होंने जो है एक
कैंपेन मतलब एक अभियान मुहिम चलाई कि भाई अब साउथ इंडिया में भी अपना जो साम्राज्य उसको फैलाना है। लेकिन क्या हुआ, वो हार गए किससे, चालुक्य रूलर पुलकेशिन II से। हर्षास एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम पंजाब टू उड़ीसा। तो हर्षा का अंपायर कितना बड़ा था कि पंजाब से लेके उड़ीसा, पंजाब वाला जो पार्ट है और वहां से उड़ीसा तक उनका अंपायर फैला हुआ था। लेटर ऑन ही मेड कन्नौज हिज कैपिटल बिकॉज इट वाज द सेंटर ऑफ हिज अंपायर। अब जो उनका साम्राज्य है वो बढ़ता जा रहा था, तो उन्होंने जो अपना कैपिटल है थानेश्वर, थानेश्वर से बदल के किस में बदल लिया, कन्नौज में, क्योंकि जो है कन्नौज जो है सेंटर था, ये इतने बड़े अंपायर का कन्नौज अब सेंटर हो गया था। Harsha died in 647 AD after ruling for 41 years और 41 years तक, 41 सालों तक राज्य करने के बाद 647 में उनकी मृत्यु हो गई। The kingdoms which were conquered by Harsha would pay him regular tribute and would send their soldiers to assist Harsha at the time of war। तो जो किंगडम, जो भी साम्राज्य थे जो हर्षा ने कॉन्कर किए थे, मतलब जिसमें उन्होंने कब्जा करके रखा था, वो जो है उनको रेगुलर ट्रिब्यूट दिया करते थे। ट्रिब्यूट मतलब होता है श्रद्धांजलि, और यहाँ पे जो ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि किस फॉर्म में देंगे, पैसों के फॉर्म में देंगे, ठीक है, और कुछ भी चीजें हो सकती है, इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है उनके फॉर्म में। और वो और इसी ट्रिब्यूट के मद्देनजर जो है वो सोल्जर्स भी भेजा करते थे असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, असिस्ट मतलब हेल्प करने के लिए हर्षा को, जब भी कोई लड़ाई होती थी तब। These kingdoms were under the authority of Harsha, but administration was there। तो ये जो साम्राज्य है ये किसके अंडर थे, किसके अथॉरिटी के अंदर थे, हर्षा के अंदर थे, ठीक है, हर्षा की अथॉरिटी के अंदर थे। लेकिन जो उनका साम्राज्य था वहां पे, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन था, वो उनका खुद का हुआ करता था। एंड दे कुड टेक देयर ओन डिसीजन रिलेटेड टू इट। और वो जो साम्राज्य है वो उनका हुआ करता था, तो वहां पे जो भी डिसीजन है वो खुद ले सकते थे। वहां जो भी राज्य इनके हर्षा के अंदर था, ठीक है, समझ रहे हैं आप, जो भी राज्य जो है हर्षा ने जीते, ठीक है, हर्षा ने जीते, उसको उन्होंने उनके राजा को वापस लौटा दिया। और वहां पे वो अपना खुद का साम्राज्य चला रहे हैं, अपने ओन डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन उनको क्या देना है, रेगुलर ट्रिब्यूट देना है। और जब भी सोल्जर्स की जरूरत पड़ेगी हर्षा को, वहां पे उनको उनकी हेल्प करनी है। तो संस्कृत स्कॉलर बाना भट्टा वॉज द पोएट ऑफ हर्षा। तो संस्कृत के जो महाज्ञानी, ठीक है, बाना भट्टा जो है इनके पोएट थे हर्षा के, इन हिज बुक हर्ष चरित्र। और उन्होंने जो है, बाना भट्टा ने जो हर्ष, किंग हर्षा है उसकी बायोग्राफी लिखी थी, वो क्या था, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, उसको क्या बोलते हैं, हर्षचरित। उसका क्या नाम है, हर्षचरित, विच इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षा, ठीक है। तो बायोग्राफी है हर्षा की। वी फाइंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ विलेजेस, सिटीज, फॉरेस्ट एक्सेट्रा दैट टाइम। और उसमें जो है उसमें क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या उल्लेख किया गया, डिस्क्रिप्शन मतलब उल्लेख किया गया है किसका किसका, गाँव का, शहरों का और फॉरेस्ट का। The Chinese Buddhist scholars Huan Tsang विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षनिंग। और जो एक चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर है, ठीक है, चाइना से आए हुए थे, बुद्धिस्ट स्कॉलर मतलब बुद्धिज्म को के विद्वान, ठीक है, जो हुन तैसेंग का नाम था, उन्होंने इंडिया को विजिट किया, ठीक है, इंडिया आए किस समय, हर्षा के टाइम में। हुन तसांग विजिटेड मेनी बुद्धिस्ट श्राइन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो हुन सांग जो है वो क्या किया, अलग अलग जगह घूमते थे, ठीक है, और कहाँ घूमते थे, जो बुद्धिस्ट श्राइन्स है, मतलब बुद्धिस्ट से रिलेटेड जो धार्मिक स्थल है, श्राइन्स मतलब धार्मिक स्थल, वहां वो जाते थे। और वहां पे अलग अलग जगह जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, वहां पे वो जाते थे और स्टडी करते थे बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में। ही रोट इन डिटेल अबाउट हिज एक्सपीरियंस इन इंडिया। दिस राइटिंग गिव अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एट दैट टाइम। तो वो जो अपने जो अनुभव है, एक्सपीरियंस मतलब अपने जो अनुभव है उस समय इंडिया के बारे में, इंडिया में जब वो रहे, 5 साल रहे इंडिया में, तो उनके बारे में उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। और ये जो लिखा है उन्होंने, जो राइटिंग्स है उनकी, उससे हमको उस समय के बारे में बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक पिक्चर देख सकते हैं आप हुन त्सांग की, तो चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर हुन त्सांग, इनकी पिक्चर दी गई है। तो हर्षा वॉज अ ग्रेट पार्टनर ऑफ लर्निंग एंड लर्न। तो हर्षा जो है वो मतलब बहुत पसंद करते थे, है ना, पार्टनर मतलब जो बढ़ावा देते हैं, तो बढ़ावा देते थे लर्निंग, पढ़ने के लिए, और खुद भी लर्निंग के लिए, बहुत अच्छे से पढ़े लिखे भी थे। ही वॉज ऑथर ऑफ संस्कृत प्लेस नेमली रत्नावली, नंगानंदा एंड प्रिया दार्शिका। तो उन्होंने जो ऑथर मतलब उन्होंने बहुत सारे संस्कृत प्लेस भी लिखे थे, ठीक है, ये सारे प्लेस जो है हर्षा ने लिखे थे। हर्षा वॉज अ वर्शिपर ऑफ शिवा। और हर्षा किसको पूजते थे, किसकी पूजा करते थे, शिवा की, भगवान शिव की। ही ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट कनौज। और वो जो है
उन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, काउंसिल मतलब एक सभा, ठीक है, बुद्धिस्ट की एक सभा भी ऑर्गेनाइज की थी, कहाँ पे, कन्नौज में ही। ऑर्गेनाइज द प्रयाग असेंबलीज हेल्ड एवरी 4th ईयर फॉर रिलीजियस डिस्कशन एंड डिबेट्स। और वो क्या ऑर्गेनाइज करते थे, प्रयाग असेंबली, ठीक है, प्रयाग असेंबली जो है हर चौथे साल में हुआ करती थी, जिसमें जो है रिलीजियस है ना, धार्मिक डिस्कशंस हुआ करते थे और डिबेट्स हुआ, डिबेट्स मतलब वाद विवाद, डिस्कशन मतलब उसमें सोच विचार करना। एट दिस असेंबलीज ही गेव डोनेशन टू द लर्स कॉर्नर्स ऑर्फेन्स एंड द पुअर। और ये जो असेंबली हुआ करती थी उसमें वो डोनेशन दिया करते थे, ठीक है, डोनेशन किसको किसको, जो लर्न स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान लोग हैं, और जो ऑर्फेन्स, ऑर्फेन मतलब जिनका कोई घर वगैरह नहीं होता, ठीक है, उनको ऑर्फेन बोला जाता है, ठीक है, अनाथ, अनाथ बोलते हैं हिंदी में। और जो गरीब लोग हैं उनको भी वो डोनेशन दिया करते थे। डोनेशन मतलब चंदा, पैसे। Huan Tsang was a Chinese Buddhist traveler. He came to India in 630 AD. तो जैसे कि हमने देखा, हुन त्सांग कौन थे, चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर थे, ठीक है, वो अलग अलग जगह घूमते रहते थे और वो इंडिया में कब आए, 630 AD में। ही वॉज सो फाउंड ऑफ स्टडीज दैट ही फेस सेवरल हार्डशिप फॉर दिस। और वो उनको पढ़ने का इतना ही शौक था बुद्धिज्म के बारे में कि उन्होंने इनके लिए बहुत सारे कठिन कठिन जोखिम भी उठाए। ही क्रॉस माउंटेन एंड डेजर्ट्स एंड केम टू इंडिया। और वो इंडिया कैसे आए थे, उनको इंडिया आने के लिए जो है माउंटेन्स, ठीक है, जो पर्वत है उसको पार करना पड़ा, और क्या क्या पार करना पड़ा, डेजर्ट, रेगिस्तान भी पार करना पड़ा। उसके बाद वो यहाँ इंडिया में आए। एंड स्टडीड एट नालंदा। और कहाँ पे पढ़ाई करने लगे, नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एट द टाइम ऑफ हर्षा। तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो क्या हुआ करता था, मुख्य केंद्र हुआ करता था बुद्धिस्ट, है ना, बुद्धिज्म की लर्निंग के लिए, बुद्धिज्म की पढ़ाई के लिए हर्षा के टाइम में। हर्षा हैज ग्रांटेड 100 विलेज टू द यूनिवर्सिटी ऑफ नंदा। और हर्षा ने क्या किया था, 100 जो गांव है वो यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको क्या है, डोनेशन में दे दिया था, दान में दे दिया था। द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम दिस विलेजेस वाज यूज्ड टू मीट इट्स एक्सपेंसेस। और जो भी रेवेन्यू, तो जो भी टैक्सेस वहां से, इस ये जो 100 विलेजेस है वहां से कलेक्ट किया जाता था, वो जो इनके एक्सपेंसेस है ना, जो खर्चा है यूनिवर्सिटी का, उसको चलाने के लिए यूज किया जाता था। When the Tsang stayed for 5 years in India. When he returned, he wrote his travelogue. तो हुन त्सांग जो है वो 5 साल यहाँ रुके थे, ठीक है, इंडिया में। और जब वो वापस गए तो उन्होंने अपना एक ट्रैवलॉग लिखा। मतलब ट्रैवलॉग मतलब उस यात्रा में, जो 5 साल की यात्रा में उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया उसके बारे में उन्होंने लिखा। He said that Buddhism in India was not as popular as he thought. तो उन्होंने लिखा है कि जो बुद्धिज्म है, जैसा उन्होंने सोचा था कि इंडिया में वो पॉपुलर होगा, प्रसिद्ध होगा, उससे कहीं ज्यादा वो पॉपुलर था। तो ये सारी चीजें उन्होंने अपनी बुक में लिखी है। When the Tsang traveled to Chhattisgarh too, he said that prominent city Sirpur was of South Kosar was the main center of Buddhist learning at that time. तो हुन त्सांग जो है ये छत्तीसगढ़ भी आए थे और उन्होंने बताया कि जो प्रोमिनेंट, जो मतलब बहुत ही मुख्य जो सिटी है सिरपुर साउथ कोसल की, वो क्या है, मेन सेंटर था बुद्धिस्ट लिटरेचर का उस समय में। तो अब हमको देखना है सदर्न इंडिया के बारे में। सदर्न इंडिया में हमको दो दो किंगडम्स के बारे में देखना है, चालुक्यस एंड पल्लवास के बारे में। तो एट दिस टाइम साउथ इंडिया, दैट इज महाराष्ट्र, कर्नाटका वाज रूल्ड बाय चालुक्य। तो इस समय जो है साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का जो स्थान है, ठीक है, वहां पे जो महाराष्ट्र और कर्नाटका वाला जो एरिया है वो किसके, कौन रूल करता था उस समय, उसमें कौन सा राजा था, चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे। देयर कैपिटल वाज वतापी और बदामी। और उनका जो कैपिटल कौन सा हुआ करता था, वतापी या फिर बदामी। कैपिटल मतलब यह होता है जो मुख्य सिटी जहां से रूलर रूल करता है। द मोस्ट रिनॉन रूलर और चाणक्यन वाज पुलिकेशिन टू। और इनमें से जो सबसे प्रसिद्ध राजा, रिनॉन मतलब प्रसिद्ध राजा कौन था, रूलर कौन था, चाणक्यन डायनेस्टी का पुलिकेशिन टू। ही हैज डिफीटेड हर्षवर्धन एंड रूल्ड डेक्कन फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो जैसे कि हमने इससे पहले हर्ष वाले टाइम में देखा था कि उन्होंने क्या है, हर्षवर्धना, ठीक है, हर्षवर्धना को क्या है, डिफीट किया था, मतलब हरा दिया था। और रूल्ड और राज्य किया था डेक्कन, जो साउथ वाला, जो डेक्कन, साउदर्न इंडिया का जो डेक्कन वाला पार्ट है, बहुत समय तक वहां पे उन्होंने राज किया। ही हैज ऑल्सो डिफीटेड पल्लवा किंग महेंद्र वर्मन। और उन्होंने क्या है, किसको हराया था, जो पल्लवा किंग है महेंद्र वर्मन, उसको भी। बट लेटर ऑन ही वाज डिफीटेड बाय नरसिम्हा वर्मन। तो महेंद्र वर्मा के जो बेटे थे नरसिम्हा वर्मा,
वो उससे हार गए थे। ठीक है, तो उन्होंने जो पल्लवा किंग है महेंद्र वर्मा को हराया, और बाद में जो है वो खुद हार गए किससे, नरसिम्हा वर्मन से। तो वातापी द कैपिटल ऑफ चालुक्य वाज अ फ्लरिशिंग सिटी। तो वातापी जो कैपिटल था चालुक्य से, वो क्या है, बहुत ही उभरता हुआ सिटी था, प्रगति करता हुआ सिटी था। फॉरेन ट्रेड विद ईरान, अरेबिया, पोर्ट्स ऑफ द रेड सी, साउथ ईस्ट एशिया फ्लरिश अंडर चालुक्य। तो चालुक्य के टाइम में जो फॉरेन विदेशी जो ट्रेड है वो भी हुआ करता था, जैसे कौन से कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ, अरेबिया के साथ, पोर्ट ऑफ रेड सिटी के साथ और साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हुआ करता था। Chalakyan kings with the patterns of great patterns of art, they get large amount of money for the construction of cave temples on the hills of Deccan. तो चालुक्य किंग्स जो थे, चालुक्य किंग्स जो थे वो मतलब जो आर्ट है उसको, उसके पैटर्न मतलब वो बहुत बढ़ावा देते थे, और वो बहुत सारा जो अमाउंट है मतलब बहुत सारी मनी जो है ना, वो कंस्ट्रक्शन केव टेम्पल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए जो हिल्स है डेक्कन के, उसमें बनाया जा रहा था, उसमें उन्होंने दिया बहुत सारा डोनेशन। अलास सम ऑफ मनी वाज गिवन बाय द चालुक्यन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड फेमस अजंता एंड अलोरा केव्स। तो अजंता और अलोरा केव्स जो है उसे भी इन्होंने ही बनाया, चालुक्यन रूलर से ही बनाया, और जब ये बन रहा था तो उन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें खर्च किया। अ पिक्चर इन द अजंता केव शोज पुलकेशिन टू वेलकमिंग द एम्बेसडर ऑफ ईरान। और यहाँ पे जो एक पिक्चर है अजंता केव्स में, वहां पे दिखाया गया है कि जो पुलकेशिन टू, जो चाणक्यन रूलर्स है उनमें का एक राजा है पुलकेशिन टू, वो एम्बेसडर जो दूत आया है ईरान से उसको क्या है, वेलकम कर रहे हैं। अही होल बदामी एंड पत्तादकल इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट वेयर द सेंटर ऑफ अर्बन आर्किटेक्चर एट द टाइम ऑफ चालुक्यंस। तो ये जो सिटीज है अही और बदामी या पत्तादकल जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, वो सेंटर हुआ करते थे जो अर्बन, ठीक है, जो शहरी आर्किटेक्चर है और चाणक्यन के टाइम्स में उनके। तो चाणक्यन किंग्स में जैनिस बट दे वर्शिप शिवा एंड विष्णु। तो चाणक्यन किंग्स क्या हुआ करते थे, जैनिस हुआ करते थे, जैन धर्म को मानते थे, लेकिन वो शिव और विष्णु की भी पूजा किया करते थे। अब हमको देखना है पल्लवा डायनेस्टी के बारे में। पल्लवास एस्टैब्लिश देयर ओन किंगडम एट तमिलनाडु इन साउथ इंडिया। कंचीपुरम वाज द कैपिटल ऑफ पल्लवा किंग। तो पल्लवास जो है उन्होंने अपना एक खुद का साम्राज्य, एक है ना, अपना खुद का साम्राज्य स्थापित किया तमिलनाडु जो साउथ इंडिया में है वहां पे। और कंचीपुरम, कांची जो है उनकी कैपिटल हुआ करती थी पल्लवा किंग्स की। महेंद्र वर्मन वाज द चीफ रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन जो है इस रूलर का क्या है, ये जो डायनेस्टी है इसका मुख्य रूलर था, ठीक है, मुख्य राजा था। ही वॉज द कंटेम्पररी ऑफ हर्षा एंड पुलकेशिन टू। ही वॉज कंटेम्पररी हर्षा और पुलकेशिन टू, मतलब जो अलग जो दूसरे जैसे वर्धमाना डायनेस्टी हो गया और चाणक्य डायनेस्टी हो गया, ठीक है, ये उसके रूलर्स हैं। ठीक है, ये वर्धमाना डायनेस्टी के और ये चाणक्यन डायनेस्टी के। तो इसी के साथ साथ है ना, ये जो जो रूलर्स है उन्हीं के जैसा, उन्हीं के साथ साथ जो ना वैसा ही कंटेम्पररी, मतलब उसका मतलब यही होता है कि किसी के समानता, ठीक है, किसी के समान जैसा ही होना। तो ही स्टार्टेड द आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग टेम्पल्स बाय कटिंग रॉक्स। तो इन्होंने क्या स्टार्ट करवाया है कि जो रॉक्स है, बड़े बड़े जो पत्थर है उसको काट काट के टेम्पल बनाया जाए। ठीक है, ही वॉज अ फेमस राइटर एंड ड्रामेटिस्ट, और ये क्या है, लेखक भी थे और ड्रामेटिस्ट मतलब ड्रामा लिखने वाले। ठीक है, बट ही वॉज डिफीटेड बाय पुलकेशिन टू इन द बैटल। तो जैसे कि हमने इससे पहले देखा था, पुलकेशिन टू ने इन्हें बैटल में हरा दिया था, लड़ाई में हरा दिया था। उनका जो बेटा है नरसिम्हा वर्मा, ही वॉज ऑल्सो फेमस रूलर, ये भी बहुत ही प्रसिद्ध रूलर था। तो ही डिफीटेड चाणक्य नरेश पुलकेशिन टू। ही टुक हिज रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डिफीट। तो इन्होंने क्या है, डिफीटिंग मतलब डिफीटिंग नहीं है, डिफीटिंग है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, चाणक्य रूलर जो थे नरेश पुलकेशिन टू, उन्हें हराया। ठीक है, और अपने जो फादर है उनकी लड़ाई, जो उनका जो हार था उसका बदला लिया। तो यहाँ पे पिक्चर दिया गया है, रॉक टेम्पल्स है ये, कैलाश टेम्पल एट कांची। तो अर्लियर द पल्लवा रूलर्स यूज्ड टू फॉलो जैनिज्म बट लेटर दे बिकेम द डिवोटी ऑफ शिवा एंड विष्णु। जो पल्लवा रूलर्स थे वो भी फॉलो करते थे जैनिज्म को, लेकिन बाद में क्या है, वो भक्त बन गए किसके, शिवा और विष्णु के। डिवोटी मतलब जो भक्त होते हैं उनको डिवोटी कहा जाता है। दे बिल्ड सेवरल टेम्पल्स, और उन्होंने क्या है, बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए, मंदिर बनवाए। सम टेम्पल्स वे मेड आउट ऑफ सिंगल रॉक्स, और कुछ जो टेम्पल्स थे, कुछ जो मंदिर थे, उन्हें एक बड़े जो रॉक है, बड़े सिंगल मतलब एक ही बड़े से रॉक, बहुत बड़ा जो रॉक है उसको काट के बनाया गया। तो द रेड टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम इस एग्जाम्पल ऑफ सच टेम्पल, और जो रथ टेम्पल है महाबलीपुरम में वो इसका एक एग्जाम्पल है।
These temples, which were constructed by joining huge boulders like Kailash Temple of Kanchi. तो यहाँ पे कुछ टेम्पल्स ऐसे थे जो एक ही पत्थर से तो नहीं बनाए थे, लेकिन जो बड़े बड़े बोल्डर्स हैं उनको क्या है ज्वाइन किया गया था और उसके बाद उसको कट करके बनाया गया था, जैसे कि कैलाश टेम्पल एट कांची. These temples were not just place of worship but were used as a place of gather for discussions, to educate children and to celebrate festivals. तो ये जो टेम्पल्स है बस ये मतलब पूजा का स्थान नहीं होता हुआ करते थे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हुआ करता था, एक ऐसी जगह होता था जहाँ पे लोग गैदर होते होते थे, है ना, इकट्ठे होते थे कुछ डिस्कशंस के लिए, और यहाँ पे लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भी भेजा करते थे, और अगर कोई फेस्टिवल है, कोई समारोह है, तो वो भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था. ठीक है, फेस्टिवल मतलब त्योहार. During this period, a group of people in South India felt that the religion was the personal worship of God like Shiva और विष्णु. तो इस समय जो है कुछ लोगों को ये साउथ इंडिया में ये लगने लगा कि जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो अपनी चॉइस है, ठीक है, अपना पर्सनल चॉइस है कि वो शिवा को पूजे या फिर विष्णु को पूजे. दिस आइडियोलॉजी केम टू बी नोन एज केम टू बी नोन बाय द नेम ऑफ भक्ति. और ये जो आइडिया है, ठीक है, ये जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, उस समय की उसको क्या कहा जाने लगा, भक्ति. दिस मूवमेंट वाज ज्वाइन बाय कॉमन पीपल इन लार्ज नंबर. और ये जो भक्ति मूवमेंट है उसको बहुत सारे लोग जो है ज्वाइन करने लगे. एंड दे वांटेड फॉर प्लेस टू प्लेसिंग इन द हैंड्स ऑफ शिवा एंड विष्णु. और ये जो लोग है, ये जो मूवमेंट है, इसमें क्या है, लोग इकट्ठा होते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, और जो हाइम्स है, ठीक है, जो शिव और भक्ति की में शिव और विष्णु के भक्ति में लिखे हुए जो पोएम्स है उनको गाते हुए घूमते रहते थे. दे प्रीच्ड इन लोकल लैंग्वेज तमिल. और ये कौन सी लैंग्वेज में ये अपने उपदेश किया करते थे, अपने जो सॉन्ग्स है उसको बोला करते थे तमिल लैंग्वेज में. द डिवोटीज ऑफ विष्णु वे कॉल्ड अलवर्स एंड द डिवोटी ऑफ शिवा वे कॉल्ड नयनास. तो जो विष्णु के डिवोटीज है उनको क्या कहा जाता था, अलवर, और जो शिवा के डिवोटीज हुआ करते थे उसको नयनास कहा जाता था. दे इन्फ्लुएंस द सोसाइटी ऑफ सदर्न इंडिया ग्रेटली. और जो साउथ इंडिया की जो सोसाइटी है उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला, इसलिए अपने अपने चॉइस के हिसाब से लोग जो है शिव या फिर विष्णु भगवान को पूजने लगे. तो यहाँ पे ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, ठीक है. और ये जो बुक है इसके जो 10 चैप्टर है वो मैंने कवर कर लिए हैं. तो 10 के 10 चैप्टर जो है आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं. कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं, कोई रिक्वेस्ट है तो भी आप कर सकते हैं. और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके. थैंक्स फॉर वॉचिंग.